हेलो बच्चा लोग, चैप्टर चल रहा था आपका केमिकल काइनेटिक्स और आज उसी केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग उठाएंगे। नाम है उसका रेट लॉ, और रेट लॉ को ही हम लोग वेग नियम भी कहते हैं। उसका एक दो सवाल भी हम लोग करेंगे यहाँ पे, और एक्चुअल में यहीं से अगर मैं कहूँ कि आपके चैप्टर की शुरुआत वास्तव में यहीं से होती है। और इम्पोर्टेंट बात, सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मैं एक दो दिन से थोड़ा सा बिजी ज़्यादा था, इस चक्कर में वीडियो आपके पास में सेंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज सारी भड़ास निकाल दूंगा आप लोगों पे, अपनी जितनी भी कमियां थी आज सारी कमियों को हम लोग पूरा करेंगे। मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा आपके लिए, फिर आगे बात करेंगे। मैंने इससे पहले आपके लिए बात करी थी। सबसे पहले मैंने बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, मैंने इसके बारे में आपसे बात किया। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो जो लेके आया था मैं, उस सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या रेट, एक्चुअल में रेट है क्या, और उस रेट के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। आपको शायद याद हो, वहाँ पे हम लोग इक्वेशन बना रहे थे, एक इक्वेशन बना रहे थे जिसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग निकाल रहे थे। हम लोगों ने एक समीकरण बनाया था। फिर एक वीडियो लेके आया जिसमें मैंने आपसे न्यूमेरिकल की बात की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे उसी से रिलेटेड। एक वीडियो उसके बाद में जो अगला मैं लेके आया उसमें मैंने आपसे बात किया था विभिन्न टाइप्स ऑफ रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट, उसके बारे में बात किया था। आज मैं जो लेके आया हूँ वो है रेट लॉ, वेग नियम कहते हैं। और कहना चाहिए कि इस केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको कहा गया है रेट लॉ। तो मैं शुरू करता हूँ, आप नोट करते चलना साथ के साथ कि एक्चुअल में रेट लॉ है क्या, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। सपोज दैट Na, बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा समझा रहा हूँ मैं इस समय, Na प्लस Mb, ओके, और इससे बनके तैयार हो गया कोई प्रोडक्ट। रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे N और M जो हैं वो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल यानी अभिकारी अणुओं की संख्या है। A अभिकारक है, B अभिकारक है। A और B अभिकारक हैं, N और M उनके प्रयोग किए जाने वाले मोलों की संख्या है। जैसे N2 प्लस 3H2 में आप N2 का 1 लगाते हो, H2 का 3 लगाते हो। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है, शुरुआत कर रहा हूं मैं रेट लॉ की। रेट लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, ध्यान देना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट अभिकारी अणुओं के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। रेट लॉ की शुरुआत यहां से हुई थी। ध्यान दीजिए, A का पावर n, B का पावर n, रेट ये कहता है किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणुओं के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। नोट कर लीजिए इस लाइन को, आप वेग नियम हेडिंग डाल के नोट कर लो। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणुओं के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है बात, ये बात यहाँ से निकल के आई। मैं यहाँ पर रेट की जगह ये भी यूज़ कर सकता हूँ, dx/dt, आप जानते हो इंस्टेंटेनियस रेट है ये, इसके बराबर हो सकता है। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा के कांस्टेंट का यूज़ भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऐसे हमने इस तरीके से लिखा, और इस तरीके से हम लोग पहले भी कहीं पे पढ़ चुके। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, साम्य वाले चैप्टर में, कि हम लोग जो संख्याएं होती थी, जो कहना चाहिए स्टाइक्योमेट्रिक चल रहा होता था, स्टाइक्योमेट्रिक जो है संख्या चल रही होती थी, वो संख्या को घात के रूप में ऊपर पहुंचा देते थे। ये काम हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन वेग नियम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो ध्यान देना क्या कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। पहली बात तो वेग नियम ये कहता था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारी अणुओं के सांद्रण की घात पर निर्भर करता है। सॉरी, अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणुओं के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक सिंपल सी लाइन हम लोगों ने लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आई। फिर हुआ क्या, इस चीज़ को आप समझो। हुआ ये कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर N और M जो है वो इस संख्या के बराबर हो। बोले ये क्या बात बोल दी, साम्य में तो हम लोग ऐसा ही करते थे।
हाँ, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, साम्य में हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन साम्य चैप्टर में जो आप n और m का वैल्यू यहाँ से लगाते थे वो इक्वेशन के अनुसार होता है। जैसा इक्वेशन में दिया हुआ है वैसा लगा दिया, यानी वो सैद्धांतिक है, जैसा दिया वैसा लगा दो। लेकिन वास्तव में ये जो घातें होती हैं ये प्रैक्टिकली निकल के आती हैं। बस वेग नियम एक्चुअल में यही करने के लिए आया। तात्पर्य क्या है, मैं तात्पर्य समझाता हूँ आपको। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने अभिकारी अणुओं के सामने जो संख्या लगा रखी है किसी अभिक्रिया का वेग सारे के सारे उन्हीं पर निर्भर करे। जैसे एक मेन एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने एक रिएक्शन को लिखा हुआ है, ये आपकी पढ़ी हुई रिएक्शन है, मैं एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं कहूँ इस अभिक्रिया के लिए आप रेट लिखो, तो अगर मैं आपसे कहूँ वेग नियम लगाओ, तो जो आप नहीं पढ़ा हुआ है तो रेट नियम क्या लगाओगे? आप कहोगे बेटा कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया NH3 की पावर 2, यही तो करोगे। लेकिन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर इस रिएक्शन के लिए देखा जाएगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NH3 का पावर 0, यानी इस अभिक्रिया का रेट अमोनिया के सांद्रण पर, अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चे कहते सर आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकली निकाला गया है बेटा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बोले अच्छा सर, तो क्या इन संख्याओं का कोई महत्व नहीं है? नहीं है, इन संख्याओं का कोई महत्व नहीं है अगर आप वेग नियम की बात कर रहे हो। ध्यान देना, वियोजन की दर निकालनी हो अलग कॉन्सेप्ट है, आप पीछे पढ़ के आए हो, इन संख्याओं का महत्व है, आपने वहाँ पे अपॉन में लेके गए थे, अगर आपको पता हो तो वहाँ पर इन संख्याओं का महत्व है, लेकिन वेग नियम इन संख्याओं का कोई महत्व नहीं है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो संख्याएं आ रही हैं वो संख्याएं प्रैक्टिकली निकल के आती हैं कि वास्तव में अभिक्रिया का वेग किस अभिकारी अणु की कितनी घात पर निर्भर करेगा, ये प्रैक्टिकली निकल के आता है। इसका समीकरण में लिखी हुई संख्या से कोई संबंध नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना इस बात पे। क्या बात बोल रहा था मैं बोल रहा था कि अभिक्रिया में लगी हुई संख्या का कोई संबंध नहीं होता। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो संख्या यहाँ घात में ऊपर आएगी, ये कहता है वेग नियम। यानी जो लाइन पहले वेग नियम के बारे में बोली जा रही थी कि साहब अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणुओं के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, बात तो सही है, लेकिन सांद्रण की घात पर भी निर्भर करता है और घात का आना डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल पे कि किसकी कितनी घात पर निर्भर करता है। यानी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो घात है वो अभिक्रिया में लगी हुई संख्या के बराबर आएगा, उसके जैसा आएगा या उसके जैसा नहीं आएगा, ये आप नहीं कह सकते। इस बात को नहीं कहा जा सकता। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ूं, ध्यान दीजिए। कोई अभिक्रिया मान लीजिए, लिखिए, मैं फिर से दोबारा से एक अभिक्रिया ले रहा हूँ, मान लीजिए एन, वही अभिक्रिया दोबारा ले रहा हूँ और यहाँ पे ले लिया मैंने MB और इससे बना दिया मैंने प्रोडक्ट। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt माइनस क्यों चल रहा है आप जानते हैं पहले से, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की घात a की घात n और b की घात m। यदि अभिक्रिया का वेग, मैं बोल रहा हूँ साथ में ध्यान देना, यदि अभिक्रिया का वेग a की n घात पर और b की m घात पर निर्भर कर रहा है तो, मैंने यदि बोल दिया है, ध्यान देना, ये जरूरी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये संख्या n और m और ये संख्या एक जैसी होगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। यानी वेग नियम क्या है? वेग नियम बताता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणुओं के सांद्रण की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है, उस घात का प्रायोगिक मान वेग नियम से निकल के आता है। घात का प्रायोगिक मान वेग नियम से निकल के आता है और एक्चुअल में वेग नियम ही ये बता सकता है वास्तव में किसी अभिक्रिया का वेग कितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अभिक्रिया का वेग किसकी कितनी घात पर डिपेंड कर रहा है।
और दूसरी बात ध्यान दीजिए, इन जो घातों का टोटल होता है, जैसे यहाँ पे कर दिया आपने n+m, ये आगे बात करूँगा मैं इसके बारे में, जो घातों का टोटल होता है इसी को एक वर्ड यूज़ करा गया, इसके लिए बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? अभिक्रिया की कोटि बोल देते हैं इसको। बहुत शानदार है, ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। इन घातों पर निर्भर करता है कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होने वाली है, इस चीज़ को ध्यान रखें। आ रहा है बात समझ में? आगे सुनिए इसके आगे। तो वेग नियम ये कहता है कि अभिकारी अणुओं के सांद्रण की जो घात होगी उस घात पे डिपेंड करेगा क्या? अभिक्रिया का वेग, यानी अभिक्रिया के वेग को अभिकारी अणुओं के मूलत सांद्रण की घात के समानुपाती कहा जा सकता है, घात पर निर्भर कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे जोड़ रहा हूँ, उसको ध्यान देना। और मैं पहले ही बता चुका हूँ घातें प्रैक्टिकली निकल के आती हैं, किसकी कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। मैं अभी एक दो सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्या। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आप, वो क्या है। मान लीजिए आपने लिखा हुआ है ये बन गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर वही बात, ए और बी अभिकारक है कैपिटल वाले, ए और बी जो स्मॉल चल रहे हैं वो उसके अणुओं की संख्या है, ठीक है। चलिए -dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर a b की पावर b, समानुपाती का निशान हटा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा dx/dt = k a की पावर 1 b की पावर b, ठीक है। ये जो k है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। k जो है इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, याद कर लीजिए, वेग स्थिरांक कहते हैं k को, रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट कहा जाता है किसको? k को। और इसका दूसरा नाम, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, विशिष्ट वेग गुणांक भी कह सकते हैं। k रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे इसी फॉर्मूले से कहूँ कि बताओ रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, आप फिजिक्स पढ़ते हैं इतना तो आपको पता ही होगा। मैं अगर इसी फॉर्मूले से ये कहूँ कि बताओ यहाँ पे k का डेफिनेशन क्या होगा, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन आप कैसे बताओगे? बताऊँ? यदि कंसंट्रेशन को इकाई कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, तो यानी ये दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। इसको हटा दीजिए, ये यूनिट कर दिया। सांद्रता को इकाई कर दिया जाए तो जो अभिक्रिया का वेग, इसी को वेग कहते थे हम लोग, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ये परिभाषा है, ठीक है। यदि सांद्रता को इकाई कर दिया जाए, कंसंट्रेशन को यूनिट कर दिया जाए, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन का रेट है, वही उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब बात ये आई कि इसका यूनिट कैसे निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान देना। रेट का यूनिट कैसे निकालें? क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट का यूनिट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ से k निकालोगे तो इस पर डिपेंड करेगा। अब इस पर घात 2 भी चल सकती है, 3 भी चल सकती है, 4 भी चल सकती है, तो फिर हम लोग k का यूनिट कैसे निकालें? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत पूछा जाता है पेपर में कि k का यूनिट कैसे निकालें, जो कि हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग हो जाएगा और जो कि डिपेंड करेगा घातों पर, यानी जो कि डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, अभिक्रिया की कोटि। मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है कि वो अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करेगा कि उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का यूनिट क्या होगा। कैसे निकालें यूनिट, इसका थोड़ा सा खेल खेलते हैं और एक बहुत शानदार ट्रिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ट्रिक लगाओ, विद इन 5 सेकेंड आपको पता चलेगा कि वेग स्थिरांक जो है, रेट कांस्टेंट जो है, उसका यूनिट क्या होगा। करके दिखाऊँ खेल? बहुत बढ़िया खेल है, मज़ा आएगा। आप चेक करो ज़रा इसको, ठीक है। देखिए, इस समीकरण के आगे चलते हैं। ये समीकरण जो चल रहा है इसके आगे चलते हैं। माइनस का कोई मतलब नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मुझे यहाँ से k का यूनिट निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं k को यही रोक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका यूनिट चाहिए। इसको ले जा रहा हूँ अपॉन में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूँगा, ध्यान देना, मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा, dx/dt, ठीक है। इसके अपॉन में क्या आ गया? 1 की पावर a एंड b की पावर b, और ये किसके बराबर हो गया?
के बराबर। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। क्यों भाई, dx ओवर dt तो यहाँ पे लिखा ही था, के को मैंने यहाँ पे रोक लिया, इस पूरे को मैं इधर लेके, क्योंकि गुणे वाली चीज़ इधर बट्टे में चला जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यूनिट पुट करते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स जो चलता है इसको कहते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है। ऊपर आप सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही तो लगाते हो, तो मैंने मोल पर लीटर लगा दिया। बटे में चल रहा था समय, तो मैंने बटे में समय कर दिया। समय मान लीजिए मैं यहाँ पे सेकंड ले ले रहा हूँ। अब सेकंड नहीं लेना चाहो आप, तो आप यहाँ पे टाइम लिख दो, क्योंकि समय का यूनिट हम लोग बाद में लगा लेंगे, मैंने टाइम लिख दिया। ठीक है, अपॉन में आ जाइए। ए यहाँ पर ए भी तो कंसंट्रेशन है, ए भी तो कंसंट्रेशन ही होगा, सांद्रता ही तो लेते हो। तो मैंने यहाँ पे भी मोल पर लीटर की पावर ए कर दिया और यहाँ पर भी मोल पर लीटर की पावर बी कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब क्या करना है, देखो ऊपर आप यही रहने दो, मोल पर लीटर दिखाई दे रहा है, हाँ अभी तो दिखाई दे रहा है, और टाइम इसके साथ चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अपॉन में लिख दीजिए मोल पर लीटर की पावर 1a प्लस बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, देखो ऊपर भी ml चल रहा है, नीचे भी ml चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं इधर आ रहा हूँ। k बराबर, देखिए m अपॉन l का पावर, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, इस समय यहाँ 1 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो है जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में चला जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस ए प्लस बी, और समय तो चल ही रहा है साथ में 1 अपॉन टाइम। ठीक है, अब ए प्लस बी क्या था, ए प्लस बी वो घाते ही तो हैं जो ऊपर चल रही हैं, ए प्लस बी जो है वो घाते ही तो हैं, और इसी को मैंने कोटि कहा था। अभिक्रिया की कोटि मैंने इसी को बोला था। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को मैं n मान ले रहा हूँ, n संख्या किसी अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे अगर मैं n लगा दूँ तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n और इंटू 1 अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम को भी सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ मैं टाइम इनवर्स। बेटा ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। आप इसी फॉर्मूले से क्या करोगे, रेट कांस्टेंट के का क्या निकालोगे, आप यूनिट निकालोगे। कैसे, मैं 1-2 डेमो देता हूँ, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। सपोज दैट आपसे ये कहे, इसे नोट कर लेना बेटा, कहीं पे भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था कि बेटा फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन कैसे आया ये बताना जरूरी था, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, रट के काम नहीं चला सकते। ठीक है बात। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझो। आप क्वेश्चन आया कि जीरो ऑर्डर के लिए, मैं बताऊंगा बेटा, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको बताना है के का यूनिट क्या होगा, यानी किसी अभिक्रिया की कोटि 0 है। मैं बताऊंगा कोटि क्या है, बच्चे रिलैक्स रहो उससे। के का यूनिट, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n की जगह 0 लगा दूंगा, क्योंकि मुझसे जीरो के बारे में पूछा रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर का पावर 1 माइनस 0, और समय को मैं लगा दे रहा हूँ सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, यानी यूनिट क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गया किसका, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। कभी आपसे ये कह दे कि मान लीजिए एक रिएक्शन लिखी हुई है 2a प्लस b से बन रहा है प्रोडक्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, a की पावर 1 b की पावर 1। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2, अब ये मत सोचना सर ने गलत लिख दिया होगा, मैं यहाँ सही लिख रहा हूँ। यहाँ पे भले ही 2 लिखा है रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर मान लीजिए कि उसने 1 लिखा है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो a की 1 सांद्रता पर 1 घात पर और b की 1 घात पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से अगर मैं कोटि की बात करूँ तो यहाँ पे कोटि कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे कोटि को 2 लिखा जाएगा। अब आपसे मात्रक पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा k इज इक्वल टू m अपॉन l की पावर 1 माइनस 2 और साथ में सेकेंड इनवर्स।
तो 1/2 कितना हुआ, मोल पर लीटर की पावर माइनस का 1 और सेकेंड इनवर्स, और -1 को ख़त्म करना है तो क्या करो, पलट दो उसको। अगर -1 को ख़त्म करना है तो उसको पलट दो, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए सीधा सीधा बन जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गया किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। यानी किसी भी अभिक्रिया की कोटि के लिए यूनिट चेंज हो जाता है रेट कांस्टेंट का, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता है, डिपेंड करेगा उन घातों पर जो घातें चल रही होंगी, लेकिन रेट का यूनिट हमेशा निश्चित रहता है। ध्यान देना, रेट का यूनिट हमेशा निश्चित रहता है, रेट कांस्टेंट चेंज होता है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, किसी भी रिएक्शन का एक निश्चित टाइम पर, ये सारे पॉइंट बना के लिखना, वेग स्थिरांक के लक्षण कह सकते हो आप इनको, ठीक है ना। हो सकता है मैं नोट्स में ना भेज पाऊँ, इसलिए आप रोक रोक के आराम से नोट्स बनाना है इसके, ठीक। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है, लेकिन ताप के बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता जाता है। याद रखना इस चीज़ को, ताप के बढ़ने पर, टेम्परेचर को बढ़ा देने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, इसको याद रखना। दूसरी बात, वेग स्थिरांक वेग पर डिपेंड करेगा। आप ऐसे मान लीजिए कि वेग स्थिरांक पर डिपेंड करेगा, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो 100% रेट भी आपका बढ़ेगा। और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, कितनी घात पे डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब ये घातें निकाली कैसे जाती हैं, क्योंकि सारा खेल तो यही है कि मैंने बता दिया भाई इसकी एक घात पर निर्भर कर रहा है, इसकी एक घात पर निर्भर कर रहा है, तो ये घातें निकाली कैसे जाती है। तो एक्चुअली में बेटा ये पूरा प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल के द्वारा ये पता चलता है कि कौन किसकी कितनी घात पर डिपेंड कर रहा है। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, बस मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक सवाल बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिए। माना किसी अभिक्रिया के लिए एक ही सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। एक ही सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या है, या वो कहते कि वेग नियम बताइए क्या है, या वो आपसे कहते अवकलित वेग समीकरण लिखिए क्या है, कुछ भी कह सकता है। अवकलित वेग समीकरण लिखिए क्या है, तो सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन लिख रहे हैं पहले ऐसी नॉर्मल, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर एन। मैं एन यहाँ पे मान लिया क्योंकि ये एन ही तो नहीं पता है हमको, जैसे एन का ही तो खेल है। हमने एक प्रैक्टिकल किया, क्या किया, मैंने इस रिएक्शन में एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू किया, एक ही मात्रा को बढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने ए का कंसंट्रेशन 2 गुना किया तो जैसे ही एक ही कंसंट्रेशन को मैंने 2 गुना किया, रेट 4 गुना हो गया, रेट 4 गुना हो गया। तो इससे क्या निकल के आया, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। तो मैं इसको समीकरण को थोड़ा सही कर देता हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए की पावर, इसको मान लो आप समीकरण 1। अब क्या कह रहा था वो कि सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, तो मैंने सांद्रता को 2 गुना कर दिया तो रेट 4 गुना हो गया, आर की जगह 4r कर दिया मैंने, इसको मान लो समीकरण 2। अब इन पहली और दूसरी समीकरण की हेल्प से हम लोग n का मान निकाल के लाएंगे। कैसे, देखो अब आपको क्या करना है, समीकरण 1/2 कर दो, तो ये क्या हो गया, r/4r, ये बराबर हो जाए किसके, k/k। मैंने k को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि सांद्रता का k से कोई संबंध नहीं है। टेम्परेचर से तो हो सकता है, टेम्परेचर निश्चित चल रहा है, तो सांद्रता का इससे k तो दोनों के लिए वेग स्थिरांक तो बराबर रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, a/2a की पावर n, r खत्म हो गया, a खत्म हो गया, k खत्म हो गया, 1/4 = 1/2 की पावर n, और 1/4 को मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर n, यानी n बराबर 2, n बराबर 2 आ गया, n बराबर 2। देखो मैंने कैसे किया बता दूं, यहाँ पे 1/4 तो आ गया, यहाँ 1/2 भी आ गया, ऐसे कैंसिल हो गया, n आया बराबर। तो ये कहते हैं कि अगर अंदर वाला समीशन बराबर हो जाए तो घातें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो मैं अगर 1/2 को पावर में 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 गुणा 1/2 1/4, यानी 1/4 हो गया।
मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि जब अंदर वाली चीज़ बराबर होगी तो घातें भी बराबर होंगी, इसलिए यहाँ पे n किसके बराबर हो गए 2 के, यानी इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक A के सांद्रण की 2 घात पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक A के सांद्रण की 2 घात पर निर्भर कर रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2। ये बन के आया वेग नियम, इसे कहते हैं वेग नियम कि R इस समय जो समानुपाती A की घात 2, जो हमें कैसे पता चला, एक प्रैक्टिकल से। अगर समाकलित वेग समीकरण लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, dx ओवर dt, माइनस में चलता है बराबर किसके, बराबर मत लगाओ आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2, इसे कहते हैं समाकलित वेग समीकरण, ये है वेग नियम। ऐसे हम लोग किसी सवाल को सॉल्व करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल था, उस प्रैक्टिकल से हम लोगों को ये पता चला कि साहब उस अभिक्रिया का वेग किसी अभिकारक की कितनी घात पर निर्भर कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके के। मैं एक सवाल आपको, एक बड़ा सवाल कराता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मज़ा आएगा उस सवाल से, फिर आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने मूल्यवान एक सवाल बोल दिया था। अब एक सवाल बोलता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया है, और अभिक्रिया है कौन सी आपकी 2NO प्लस O2 से बन रहा है 2NO2 प्लस O2 से बन रहा है 2NO2। और क्या कह रहा है कि NO का O2 का कंसंट्रेशन दिया है और वेग दिया है। तो मैं सवाल नोट कर दूं फटाफट। ये आपकी कंसंट्रेशन वेग चल रहे हैं, कंसंट्रेशन चल रहा है मोल पर लीटर में, वेग चल रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेग का मात्रा ये कैसे आया मैं पहले भी बता चुका था आपको। ठीक है, अब ये सवाल दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि बताइए वेग नियम क्या है। ये सवाल दिया हुआ है, वेग नियम क्या है ये पूछा है। ध्यान दीजिए आप इसको, मैं थोड़ा सा बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए ये दिया हुआ है NO का कंसंट्रेशन, ठीक है, O2 का कंसंट्रेशन दिया है और उसके अकॉर्डिंग वेग दिया है। ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल क्या कहता है इस चीज़ को समझिए कि जब NO का कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर था, O2 का कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर था, उस समय वेग 0.075 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स था। फिर क्या किया गया, NO की कंसंट्रेशन को 0.2 से बढ़ाकर 0.4 कर दिया गया, लेकिन O2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ही रखा गया। तो जैसे ही हमने NO का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो हमने देखा वेग जो था 0.07 से 0.3 हो गया बढ़कर। यानी देखिए कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो वेग चेंज हुआ, NO का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो वेग चेंज हो रहा है, यानी NO पर डिपेंड कर रहा है इस रिएक्शन का रेट। यही बात तो सीखनी थी, लेकिन ये प्रैक्टिकली आती है। ऐसे हम लोगों ने चारों जो प्रैक्टिकल करे हैं अलग अलग टर्म पे, उसके अकॉर्डिंग वेग दिए। अब हमको इस पूरे डाटे से क्या करना है, हम लोगों ने निकाल के लाना कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, कैसे करें देखो, हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, पहले इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दो जरा। मैंने लिखा है यहाँ पे रेट R इजिकल टू के को रेट कॉन्स्टेंट है, NO का पावर N, O2 का पावर M। आप मुझसे ये मत कहना कि NO का पावर 2 क्यों नहीं लगाया। देखो ये एक बैलेंस रिएक्शन को लिखने का कोशिश किया गया है, ये बैलेंस रिएक्शन को लिखा गया। मैंने बोला बैलेंस रिएक्शन को लिखना और किसकी कितनी घात पर निर्भर करता है, इन दोनों बातों में अंतर होता है, इन दोनों बातों में अंतर है। इसलिए इस बात को कभी दिमाग में ना लाए कि यही संख्या लिखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मुझे पता ही नहीं संख्या का, इसलिए मैंने N और M मान लिया और इसको मैं बोल दे रहा हूँ समीकरण 1। अब मैं क्या करूँगा, इनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वेग लगाऊंगा क्या, यानी इनसे अब मैं समीकरण बनाऊंगा। कैसे, देखिए जब रेट मेरा हो गया 0.075, के तो कांस्टेंट है उसको तो कोई बात ही नहीं, NO की कंसंट्रेशन कितनी 0.4, लेकिन मैं घात N लगाऊंगा। अब ये ध्यान रखना, अब 0.4 तो लगा रहा हूँ, घात N लगाऊँ क्योंकि यही घात तो निकालनी है। और O2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, और इसकी घात भी मैंने लगा दी M। ये हो गई समीकरण 2। फिर क्या करूँगे, अब लगा रहा हूँ मैं 30, अब कंसंट्रेशन कितना है 0.4 और O2 का कंसंट्रेशन 0.2 की घात M, समीकरण 3। चौथी बनाऊँगा 0.150 इज इक्वल टू के 0.2 की घात N और 0.4 की घात M,
ये होगी समीकरण। एक और बनाता हूँ 0.600 इजिकल टू के 0.4 पावर हो गया आपका n और 0.4 पावर हो गया आपका m, इक्वेशन 5। ये कुछ इक्वेशन हम लोगों ने बना के तैयार कर ली, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन इक्वेशन की हेल्प से n और m के मान निकाल के लाने हैं। कैसे निकालेंगे, आप कोई इक्वेशन उठाइए, ऐसी इक्वेशन उठाना कि पहले एक बार में n कट जाए तो m का मान निकल आए और एक बार में m कट जाए तो n का मान निकल आए। जैसे देखो 0.4 यहाँ पर भी चल रहा है, 0.4 यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। 0.2 यहाँ पर भी चल रहा है, 0.2 यहाँ पर भी चल रहा है। ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.2 है NO की, यही वाली तो लगाई है 0.2 है और यहाँ पर भी 0.2। ओके, अब देखिए समीकरण 2 और 3 को उठाते हैं, यानी इक्वेशन 2/3 कर दो तो ध्यान देना क्या हो जाएगा। 2 है 0.075 अपॉन 0.300 इजिकल टू, कैसे की कट जाएगा, इसको हटा दो, 0.2 का पावर n अपॉन 0.4 का पावर n और ये हो जाएगा 0.2 का पावर m और 0.2 का पावर m, ये निकल के आया। अब क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर n और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4। देखो वही कंडीशन आ गई, यानी यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यानी जो रिएक्शन है n किसकी पावर मानी है आपने, NO की पावर, यानी रिएक्शन जो है वो NO के 2 घात पर डिपेंड कर रहा है। रिएक्शन का वेग NO की 2 घात पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही काम हम लोग करेंगे, देखो n का मान निकला है, m कट गया। अब ऐसी तो इक्वेशन उठाओ जिसमें m कट जाए तो n का मान निकल आए। आसान है, आप करके देखो, m कट गया तो n का मान निकल आया, अब n कट जाए तो m का मान निकल आया। तो देखो किस किस में n सेम चल रहा है, तो इक्वेशन 2 ले लीजिए और इक्वेशन 4 ले लो, इसमें 0.2 चल रहा है, 0.2, ये 0.2 हट जाएगा। तो मैं उधर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये लिखा मैंने, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2/4 दिख रहा है, इक्वेशन 2/4, तो ये क्या हो जाएगा 0.075 अपॉन 0.150 इजिकल टू, कैसे के हट ही गया, 0.2 का पावर n अपॉन 0.2 का पावर n और यहाँ पर है 0.2 का पावर m अपॉन 0.4 का पावर m, ठीक। तो ये कट गया, यहाँ पे आया 1/2 इजिकल टू 1/2 का पावर m। अब दोनों जगह 1/2 चल रहा है तो m का पावर कितना आ गया, m बराबर हो गया 1, यानी O2 की घात ही आपने m माना है, तो O2 की 1 घात पर निर्भर कर रहा है, NO की 2 घात पे। तो अगर मैं रेट लॉ बनाऊं कि रेट लॉ क्या बना, तो आप कैसे लिखोगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का पावर 2 O2 का पावर 1, ये हो गया रेट लॉ, ठीक है। इसको हम लोग रेट लॉ कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर भले ही आपकी संख्या वैसी ही आ गई है 2, तो आप ये मत सोचना कि साहब जो संख्या लगी होती है वही है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली निकल के आए वो एक अलग बात है, तो ध्यान रखने वाली बात है, रेट लॉ जो भी होता है वो प्रैक्टिकली निकल के आता है, और जैसा आपने सामने में किया था उसका इससे कोई संबंध नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। सामने से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे आपने घात ऊपर वही लिख दी थी जो संख्याओं में चल रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है। ओके, तो ये है वेग नियम, और वेग नियम के बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज बुक में दिए हुआ है, उन बुक से इन सवालों को आप एक बार करके जरूर देखें। आप विश्वास मानिए बहुत आसान सवाल है, आप आराम से इन सवालों को कर सकते हो, एक बार करने की इसको कोशिश कीजिए। ओके, तो आज था ये वेग नियम टॉपिक। कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप लोग, ताकि मुझे पता चले क्या दिक्कत आ रहा है आपको, तो मैं उसको करेक्शन करके दोबारा आपके पास भेजूँ। ओके, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए आप लोगों का।